ये दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। क्योंकि यह केवल उसका स्मरण भर मात्र करने भर से इसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, इसके कितने दोषियों को सजा दी गई और आखिर कब तक ये हिंदुस्तान इसकी कीमत चुकाता रहेगा। ये प्रश्न आज भी हम सबके सामने उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए इतिहास केवल परीक्षा का एक पाठ्यक्रम नहीं होता है। इतिहास गौरवशाली क्षणों पर गर्व की अनुभूति करने और अतीत की गलतियों को परिमार्जन करने का एक अवसर भी हमें देता है। और स्मृति दिवस के पीछे का भाव भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही रहा है। देश तो 1947 में आजाद हो गया। मैं भौचक था। कि 1947 में देश आजाद हो गया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। हर व्यक्ति जानता है सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को। सारे हिंदू गांव लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। ये शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। ये शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। आपने अभी ये चित्र देखा होगा यहां पे, जो वीडियो आपके सामने चला है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि एक बार जब आप जाएं तो थोड़ा बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी जाएं। उस प्रदर्शनी के चित्रों को देखें, अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी अवगत कराएं। और केवल यहीं पे नहीं, पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों से मैं कहूंगा कि इसका अवलोकन जरूर करें, अपने वर्तमान को भी समझाएं और आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं ये क्या है, ये दृश्य क्या है, ये दृश्य क्या इंगित करता है। और याद रखना, जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी।
केन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। हमें आश्चर्य होता है, यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण क्या था? ऐसा नहीं कि हमारे पास बल की, बुद्धि की या वैभव की कमी रही हो, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हमसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं था, हमसे वैभवशाली भी कोई नहीं था। भारत जैसी बुद्धि भी नहीं थी किसी के पास। आज से 400 वर्ष पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना कोई करे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 24% था। 24 से 25% भारत का, अकेले भारत का हिस्सा था। इसका मतलब भारत वैभवशाली था, धन धान्य से परिपूर्ण था। हमारे पास धन धान्य था, इसीलिए विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, हमला करने के लिए आतुर थे। तो जब हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? 2 कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। अंतर विरोध जब है तो अंतर विरोध के साथ दूसरी चीज सरलता के साथ समाहित हो जाती है, और वह है षड्यंत्र।